हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो इस प्रकार इसमें जो है तो इतिहास की तारीखों का जिक्र है। हम इतिहास के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन करेंगे कि आखिर इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। मूल रूप से इसमें फोकस तारीखों पर ही किया गया है और यहाँ से तारीखों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको समझना यह बेहद ख़ास रहेगा कि आप इसको समझें अच्छी तरह से। तो इसमें हम बात करेंगे कि अति प्राचीन काल में या ईसा पूर्व में किस प्रकार के रहन सहन, समाज, वहाँ की संस्कृति, आवागमन के साधन, संचार के साधन किस प्रकार के थे। फिर वहीं हम जब प्राचीन काल में आते हैं, ईसवी सन शुरू होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से थीं। उसके बाद जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं प्राचीन के बाद, तो वहाँ पे कुछ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से कई संस्कृतियों का मिलाप होता है। उसके बाद यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें भी कई उथल पुथल रहा है। यदि भारतीय इतिहास की बात करें तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी घटनाएं घटी और उनमें तारीखों की क्या भूमिका रही है। इसीलिए इसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि इतिहास जो है वह इतिहास को तारीखों का पर्याय कहा जाता है, कि उसमें क्या होता है कि तारीखें रटते रटते आप थक जाएंगे पर इतिहास फिर भी नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें तारीखों के महत्व को बताया गया है। तो आप लोग अब लनसानी अब न सही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि अब आपका नज़दीक एग्ज़ाम आ चुका है। आपके देखते ही देखते ये जो थोड़े से दिन हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे और एग्ज़ाम आ जाएगा। इसलिए आप इसका भरपूर लाभ लें और कोई दिक्कत या समस्या है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको टेलीग्राम चैनल लिंक्स भी दी गई हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपनी राय दे सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हम पहले देखेंगे कि प्राचीन भारत में कैसी व्यवस्थाएं थी। फिर मुग़ल कालीन, जब मुग़ल लोग आए और औपनिवेश यहाँ मुग़ल सत्ता स्थापित हुई, तो कुछ संस्कृति जो है, जो भारतीय संस्कृति थी, वह मुग़ल संस्कृति के संपर्क में आई। तो किस प्रकार से दोनों में परिवर्तन आए, कुछ संस्कृति वो हमारी सीखे और कुछ संस्कृति हम उनकी भी सीख गए। तो इस प्रकार से दो संस्कृतियों का मिलाप हुआ। उसके बाद 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी भी संस्कृति मिल गई भारतीय संस्कृति में। तो इस प्रकार से मुस्लिम संस्कृति या मुग़ल संस्कृति, भारतीय संस्कृति और ब्रिटिशर्स की संस्कृतियों का मिलाप होता है। इसलिए भारत बहुसांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है। अर्थात भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से इत्यादि दृष्टिकोणों से क्या है, विविधता पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में विविधता पाई जाती है किन किन क्षेत्रों में। तो लगभग सभी क्षेत्रों में भारत में विविधता पाई जाती है या दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें जानेंगे उसका डिटेल। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, ये टॉपिक का नाम है। अब उसके नीचे देखते हैं, शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखों की महत्ता को बताया गया है इसमें।
तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, तो इस तारीख बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? ऐसा इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें बताता है कि जो प्राचीन कालीन क्या थे, इतिहासकार थे, वो तारीख में इतना खोए रहते थे, इतनी तारीखें हो जाती थी, इतना वंशावलियाँ, इतने विस्तृत क्षेत्र की वंशावलियाँ हो जाती थी कि उनको याद रखना मुश्किल हो जाता था कि कब किसकी ताजपोशी हुई है और कब किसके किसके बीच में कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। इसलिए जो इतिहासकार थे वह तारीखों में ही उलझे रहते थे, खोए रहते थे, और इन्हीं तारीखों के चलते इनमें आपस में बहसें होती रहती थी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इतिहास बहुत उबाऊ है, या पर्याय के रूप में बोलेंगे तो इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। तो यह क्वेश्चन आता है यहाँ से कि तारीखों का पर्याय किसको माना जाता है या इतिहास को किसका पर्याय माना जाता है। क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इतिहास जो है वह अलग अलग समय में जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को दर्शाता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए हैं। तो अतीत मतलब जो बीत चुका उसमें चीज़ें किस प्रकार की थी, वर्तमान में क्या उसमें बदलाव हमने कर दिए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हमें पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात भी करने लगते हैं। तो इसमें इस जो पैराग्राफ में बताया गया है तो उसका बताने का आश्रय यह है कि जब हम प्राचीन की बात करते हैं और आधुनिक की बात करते हैं या अभी की समकालीन की बात करते हैं, तो प्राचीन से मध्यकालीन में कैसे परिवर्तन आए, उसके बाद मध्यकालीन से आधुनिक कालीन तक आने में कौन कौन से परिवर्तन देखे गए, और आधुनिक से लेकर के अभी समकालीन जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसमें कितने परिवर्तन देखने को मिले हैं और अभी भी भविष्य में कितने परिवर्तन होते जाएंगे। जैसे कि वर्तमान में अब जो है राजाओं का शासन तो नहीं है, पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप देखेंगे कि हर दिन नई नई खोजें हो रहे हैं, तो उनकी भी डेट होती है कि इस दिन इस तारीख को कौन सी नई तकनीक खोजी गई, तो उनको भी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप तारीखों का महत्व इसमें जान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। आसपास की चीज़ों पर हमेशा क्या करते हैं, ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं और स्वाभाविक मान करके चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। तो आप इसको देख करके समझ पाएंगे कि यदि कोई, इसमें उदाहरण से बताया गया है कि यदि किसी आदमी को आप सड़क के किनारे चाय को घूंट मारते हुए देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे या सोच में पड़ जाएंगे, यदि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, कि आखिर चाय और कॉफ़ी का चलन कब से हुआ होगा। ये मध्यकालीन जब मुग़ल आए तब से शुरू हुआ है कॉफ़ी और चाय का चलन, उत्तर मुग़ल काल के समय से, और ब्रिटिशर्स भी आ गए थे उस समय तक, लेकिन औपनिवेशिक उस समय नहीं था। इस प्रकार से आप इसमें
समझ सकते हैं। फिर है रेलगाड़ी के खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता होगा, कि रेलवे निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे तारीखों को जोड़ने का क्रम चल रहा है, जिससे आप बेहतर समझ सकें इस पाठ का आशय। इसलिए वह क्रम से बता रहा है आपको सारी चीज़ें और उदाहरण के साथ। पहला उदाहरण जैसे उसने चाय और कॉफ़ी का लिया, दूसरा उदाहरण उसने रेलगाड़ी का लिया दूर दराज तक जाने के लिए। उसके बाद अखबार आप पढ़ते हैं, अर्थात जो न्यूज़ हमें अभी तत्काल मिल जाती है, उस समय जब अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों के बीच जानकारियाँ कैसे पहुँचती रही होंगी। इस प्रकार से वह एक क्रम जोड़ता है और उनको उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है। फिर एक कोट आता है, तो कोट को भी देख लेते हैं। इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये ब्राह्मण हैं 3 और ये ब्रिटेनिया हैं, ब्रिटेन की महारानी हैं। इनको ये क्या कर रहे हैं? शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और ये मुहर में लिखा हुआ है क्या? हिंदुस्तान। तो ये चित्र था। अब इसका डिटेल देखते हैं कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण, ये 1782 की घटना है। तो शास्त्र भेंट कर रहे हैं जेम्स रेनेल द्वारा तैयार। भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो जेम्स रेनेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सीटेट में बस पूछा जाता है। ये सीटेट के अलावा वर्ग 1, 2, 3 ऑल स्टेट की टेट में, पीसीएस में, यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और विशेष रूप से यूजीसी नेट में ये सबसे प्रथम प्राथमिकता का क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र निर्माण किसके द्वारा किया गया, या भारत में मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स रेनेल को। तो इनको आप याद रखेंगे विशेष रूप से। पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 का है। ये रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इनको भी आप याद रखेंगे। पर हिंदुस्तान में नक्शा का जनक कौन है? हिंदुस्तान में मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स रेनेल को। इसको आप जरूर याद रखेंगे, भले क्लाइव साहब आपको याद ना हो। फिर हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो ऐसा उनके द्वारा इसमें दिखाया गया है और बताया गया है कि ऐसा ब्राह्मण स्वयं ले जा कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। इसमें ऐसा बताया गया है कि इसकी रक्षा करें, ऐसा उनके द्वारा कल्पना की गई है। तो इसमें बताया गया है कि वे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति की आप रक्षा करें और अपने प्राचीन ग्रंथ को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो इसमें से आप याद रखेंगे 1782 मानचित्र का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। जेम्स रेनेल जनक हैं भारतीय मानचित्र के, या कार्टोग्राफी बोले इंग्लिश में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये सारे सवाल जो हमने ऊपर अभी तक देखे, तो ये सोचने के लिए हमें विवश करते हैं या प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। इसलिए कोई तारीख डिक्लेयर्ड आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह घटनाएं एक दिन में नहीं घटित होती हैं, बल्कि एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया के तहत ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए उनको तारीख में डिवाइड कर देना यह अनुचित होगा। इसमें ऐसा बताया गया है। तो भारत में लोगों ने अचानक एक दिन
सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिए थे। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन से शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन से बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। इनकी तिथि, पर्टिकुलर तिथि आप नहीं बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई दूसरी संस्कृति आती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। एक दिन में नहीं हो सकता कि आज की डेट में एक दिन में सारा परिवर्तन हो गया। एक दिन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। फिर है ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हमें सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन और समकालीन इतिहास को भी इस तरह से बांटा गया है, क्योंकि आप सारी घटनाओं की डेट निर्धारित नहीं कर सकते हैं। युद्ध की डेट निर्धारित की जा सकती है कि भाई इस डेट पर ये युद्ध लड़े गए, परंतु उसमें यदि आप बात करें कि धर्म परिवर्तन कैसे हुआ तो वो एक दिन में नहीं हो जाता है। वो धीरे धीरे जब 200 वर्ष तक रहे तब जाके कुछ लोग कन्वर्ट हुए, ऐसा होता है। संस्कृति कैसे चेंज हो गई, तो हमारी संस्कृति में कैसे विदेशी संस्कृति के कुछ तत्व मिले और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व उनके साथ मिल गए, तो ये सारी चीज़ें जो घटित होती हैं एक दिन में नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे क्रमशः, इसमें कई सौ वर्ष या कई वर्ष लग जाते हैं। तो वही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं हम, वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। तो जब तारीखों की महत्ता थी उस समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही क्या किया जाता था, इतिहास के रूप में, ब्यौरे के रूप में लिखा जाता था। अब हम देखते हैं आगे। इतिहासकार जो है यह लिखते हैं कि कौन कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बनाई जा सकती है। तो जिन चीज़ों की निश्चित तिथि बनाई जा सकती है उनका कुछ का जिक्र है, जैसे कि किसी राजा की ताजपोशी कब हुई, उसका विवाह कब हुआ, उसके बच्चा कब पैदा हुआ और कौन कौन सी उसने लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी कब शासक बन के गद्दी पर बैठा। इन घटनाओं को आप क्रमवार तिथि में लिख सकते हैं, परंतु सभी घटना उसकी रोज की दिनचर्या को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। तो इन घटनाओं के अलावा जिसमें तिथियां थीं उनके अलावा भी अब इतिहासकार क्या करने लगे, दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे, जिनमें तिथियों का कुछ महत्व कम हो गया। ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह से फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। तो जो इसमें शब्दावलियाँ आई हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 NCERT का, इसमें जो जो शब्दावलियाँ आई हैं इसी तरह आपको क्रम से पढ़ना है। जैसे शहर कैसे बने हैं, बाजार किस तरह फैले हैं, रोजी रोटी चलाने के लिए क्या पैदा हुआ कब से, किस तरह रियासतें बनी, नए विचारपन पे संस्कृति व समाज किस तरह से बदला है। तो ये पूरी क्रमवार प्रोसेस इस आने वाले पाठों में आपको मिलेगी, कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे कौन सी तारीखें। पहले एक कोट है तो उसको देख लेते हैं। कोट में विज्ञापनों की पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ है और किस तरह नई रुचियां चलन में आई हैं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, लिप्टन चाय।
इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि किनको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई या राजकुमार आर्थर को किस नाम से पदवी दी गई। तो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से पदवी दी गई। किसे दी गई? तो राजकुमार आर्थर को, जो विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वे इसलिए जिसके बारे में हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, परंतु वे क्यों महत्वपूर्ण होती हैं उसके बारे में बताता है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम उस खास घटनाओं के महत्वपूर्ण मान करके चलने लगते हैं। इस अध्ययन का विषय बदल जाता है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो इस प्रकार इतिहास परिवर्तनशील रहता है। जो आज समय ये लेक्चर जैसा आज चल रहा है आपके सामने, कल ये आज नहीं आएगा। अब जो समय आएगा उसके लिए इतिहास बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये घटनाएं चलती रहेंगी सतत प्रक्रिया के तहत, वही इसमें बताया गया है, और तारीखें बदलती रहेंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग और डलहौजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वह आपको बताता हूँ। यहाँ से पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे वारेन हेस्टिंग्स। इनका नाम आप और लिख लेंगे कि यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद यदि पूछेगा आखिरी वायसराय, पहले गवर्नर जनरल होते थे फिर वायसराय होने लगे, तो आखिरी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत पाकिस्तान विभाजन योजना भी लॉर्ड माउंटबेटन ने करी थी। ये लास्ट में थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। किस योजना के तहत, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना या भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीटेट में कई बार पूछा जा चुका। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नरों के बारे में जैसे कि चर्चा हुई, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग और डलहौजी, अभी है कैनिंग, लॉरेंस लिटल, सब के बारे में आगे चर्चा मिलेगी आगे के अध्यायों में। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। ब्रिटिश काल में ये गवर्नर जनरल और वायसरायों का इतिहास क्रमबद्ध इतिहास है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो उसी का वर्णन इसमें बताया गया है। फिर है इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो उस समय घटनाएं और घट रही थी। चूँकि औपनिवेशिक था भारत, उस समय इनका गुलाम था, इसलिए चाटुकारिता आज भी है, पहले भी थी और आने वाले भविष्य में भी रहेगी। तो इतिहासकार उन्हीं का ज़्यादा इतिहास बढ़ा चढ़ा के लिखते थे जिनकी सत्ता सरकार होती थी। तो उस समय चूँकि ब्रिटिश औपनिवेशिक था भारत, ब्रिटिश का उपनिवेश था, इसलिए जो ब्रिटिशर्स इतिहासकार थे वे उन्हीं का गुणगान करते थे, जबकि घटनाएं और भी घट रही थी तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यही इसमें बताया गया है। इन दोनों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। तो
इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर है, क्या हमें इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दें? तो इसमें बताया गया है कि जो इसको अलग ढंग से भी क्या पेश किया जा सकता है। फिर इसमें बताता है कि गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह वर्गों की गतिविधियां किस तरह ध्यान दे सकते हैं। तो उस समय बहुत कम इतिहासकार थे जो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर चर्चा किए और उन पर लिखे। तो इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, अर्थात एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई प्रतीत हो आपको। जैसा कि ये फर्स्ट चैप्टर है अभी तारीखों का, इसके बाद सेकंड आएगा तो एकदम जुड़ा हुआ। आप जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की NCERT इसमें अपलोड करी गई है, तो उसमें 6 में से लेकर 8 तक आप एक क्रम देखेंगे। इतिहास क्रम से ही होता है हमेशा। तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का एक क्रम है, वही क्रम इतिहास लिखने का है। इसलिए इतिहासों का एक निश्चित क्रम होता है। तो वही बताता है कि सामंजस्य स्थापित हो सके, इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसे शुरू से लेकर अंत तक की कड़ियों को जोड़ दिया जाता है, जिससे बोरिंग न लगे, उसको इंटरेस्ट बना रहे, उसका सामने वाले का कहानी पढ़ने में और समझने में इंटरेस्ट बना रहे। इस प्रकार से लिखी जाती है, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीय गतिविधियों को कोई मायना, उसमें जो भारतीय गतिविधियां घटनाएं घटी, वो कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बताया कि औपनिवेशिक भारत था, इसलिए चूंकि गुलाम भारत था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो इतिहासकार थे वो चाटुकारिता बस उन्हीं का गुणगान करते रहते थे, उसी का इसमें जिक्र है। इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, भारतीयों की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कुछ में परिवर्तन भी किया जा चुका है। फिर है वारेन हेस्टिंग्स, एक कोड दिया गया है, उनका डायग्राम भी है। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ भी बताया गया है भारत के पहले गवर्नर जनरल 1773 में कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये लाइन आप नोट कर लेंगे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियाँ में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, अर्थात सिर्फ अच्छाइयाँ बताई जाती थी। उनकी कमियाँ और उनके दुर्व्यवहार या गलत तरीके से जो भी कार्य किए जाते थे उनको नहीं दर्शाया जाता था, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर उनके भव्य शौर्य को दर्शाया जाता था। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तो हम डेट कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में बताता है। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। 1817 की घटना है, अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक दार्शनिक भी हैं। 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने 3 विशाल खंडों में अर्थात 3 खंडों में, बृहद बड़े बड़े खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। उसको हिंदी में ये बुक पूछी जाती है क्वेश्चन के तौर पर आपसे, तो इसको आप नोट करेंगे यहाँ से। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया है इनको, अर्थात हिंदू कालीन इतिहास, मुस्लिम कालीन इतिहास और ब्रिटिश कालीन इतिहास। इस प्रकार से उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा है। कालखंडों में इनके निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया है।
क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ऐसा क्वेश्चनिंग। अब ये जो कड़ियाँ क्वेश्चन होकर जुड़ रही हैं, इसका जवाब आगे होगा। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। अब उसका जवाब सुनना, जो क्वेश्चन किया गया था। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर के खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को क्या करते हैं, बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। तो जो ये कालखंड निर्धारित किए गए, तो हिंदुस्तान या हिंदू कालखंड जो था, उसके बाद मुस्लिम जब उसमें मिक्सअप हुआ तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिश कालखंड जब आएगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो इस प्रकार से उनके परिवर्तनों का क्रमिक अध्ययन, उस अवधि के दौरान क्या क्या परिवर्तन आए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से, तो उनका अध्ययन करना ही इतिहास का क्रमिक अध्ययन है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा, लास्ट पैराग्राम तो है, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में, एशियाई समाज पूरे एशिया को ले लेता है। मिल बोलता है कि लगता है सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उसकी ऐसी सोच है। जो मिल है इतिहासकार, अर्थशास्त्री और राजनैतिक मनोवैज्ञानिक है, वह क्या करता है कि समाज जो है, एशियाई समाज, वह यूरोप से क्या है, पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा मिल साहब मानते हैं कि जब तक यहाँ यूरोपीय ब्रिटिश शासन नहीं था, तब तक यहाँ धार्मिक वैर था, जातिगत बंधनों में बंध गए थे, अलग अलग जातियों में विभक्त हो गए थे और उनमें गुटबाजी होने लगी थी, और अंधविश्वास का बोलबाला था, तानाशाह राजा थे यहाँ। तो इस प्रकार से वह समझता है और वह बोलता है, आगे भी बोलेगा कि सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिशर्स आए थे। अब इस कोट को देख लेते हैं। गतिविधि अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में करके उसके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें, प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं, स्पष्ट करें कि आपके कालखंडों को किस तरह से तय किया है। तो इसमें एग्जाम्पल दे दिया है उदाहरण के तौर पर कि आप अपने घर में किसी दादा दादी, अपने परदादे की कालखंडों के रूप में उसकी डिटेल आप लिख सकते हैं इतिहास के तौर पर, और किस हिसाब से आप उनका कालखंड निर्धारित करते हैं, तो ये गतिविधि करके आप घर में समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मैं बोला था कि वो अभी यह भी कहेगा कि ये सभ्य बनाने आए थे, सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। अर्थात अब वह क्या किया, इतिहास जो बता रहा है, तो वह भारत के ऊपर अपनी संस्कृति को मढ़ने लगा, अपने शिष्टाचार, अपने यहाँ की नैतिकता, अपने यहाँ की कला संस्थाएं और अपने यहाँ के कानून लागू करने लगे। अब कहाँ, भारत में। अर्थात भारत को बोले कि सभ्य बना रहे हैं। मिल ने तो यहाँ तक ही सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह बोलता है कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे भारतीय क्या कर सके, ज्ञान और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें अपना। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उसका यह भी मानना था कि अंग्रेज यदि सहायता नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कोई प्रगति नहीं करेगा। उस समय भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, जो अरब मंगोल वेत्ताओं ने इसको नाम दिया था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था।
क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब उसका जो यहाँ क्वेश्चन होता है तो अब उसका जवाब अगले पैराग्राफों में मिलेगा। यहाँ बोलता है कि जो इतिहास की इस धारणा है, यह धारणा है कि अंग्रेजी शासन जो था वह प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो क्या इससे आप सहमत हैं इस धारणा से, या अंग्रेजों के शासन के पहले अंधकार था हिंदुस्तान में? तो इसको क्या स्वीकार आप कर सकते हैं ऐसी धारणा को? तो उसका जवाब आगे के पैराग्राफों में मिलेगा। आगे अगले पैराग्राफ में लिखता है, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? ऐसे कई क्वेश्चन उठने लगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताता है कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। जैसे जब महाजनपद था तो कुछ जैन धर्म में गए, कुछ वैष्णव धर्म को मानते थे, कुछ शैव धर्म को मानते थे, कुछ बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, जो मैं सूफी आंदोलन इसमें डाला था, भक्ति आंदोलन करके चैप्टर, उसमें बताया गया है। और जो महाजनपद का उदय है उसमें किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जैन धर्म को, और उसका जो पोता है अशोक वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें राजा महाराजा भी एक धर्मी नहीं थे, अर्थात बहुधर्मी का वहाँ प्रचार था, विविधता थी धर्मों में। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जैसा कि मैं बताया था, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ ही पश्चिम से आई है। जो ये कालखंड बांटा गया है यह पश्चिम की देन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। जो पश्चिम में है वह आधुनिक काल को किस तौर पर देखते हैं? विज्ञान के तौर पर, तर्क के तौर पर, लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, जनता का शासन, मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यह ब्रिटिश सभ्यता के अनुसार है। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की वे विशेषताएं नहीं थी, अर्थात ये सारी विशेषताएं मध्यकालीन में नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस धारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो उन्हीं की सभ्यता उन्हीं को नकार रही है, अर्थात जो बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास है जिसमें समानता, स्वतंत्रता इत्यादि चीज़ें हैं। तो जब वो औपनिवेशिक यहाँ चल रहा था तो ना तो वह समानता दिए थे, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता थी भारतीयों को, और ना ही आर्थिक विकास चल रहे थे, वे लूट रहे थे। इसीलिए दादा भाई नौरोजी जी जो पुस्तक लिखते हैं उसमें बताते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं तो वह धन इंडिया से ले करके और टेम्स नदी के किनारे ले जाके उड़ेल देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं। तो इस प्रकार से धन विनिमय हो रहा था, पलायन हो रहा था धन का भारत के। अब हम बढ़ते हैं आगे। औपनिवेशिक क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। नवाबों और राजाओं को दबाकर, हराकर क्या किया? शासन स्थापित कर लिया। आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले व्यापार करने आए, धीरे धीरे उन्होंने फरमान जारी करवा लिए और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली व्यापार के लिए। फिर एकाधिकार प्राप्त कर लिया धीरे से।
और धीरे धीरे सैनिक सहायता देकर के प्रशासन करने लगे। इस प्रकार से वह आर्थिक व्यवस्था और समाज पर क्या किए, नियंत्रण स्थापित कर लिए पूर्ण रूप से। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करने लगे। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है। तो जब किसी देश में दूसरे देश के दबाववश क्या हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक। अर्थात अब जो देश उस पर कब्जा किया है तो वह डिसाइड करेगा कि यहाँ की राजनीति कैसी होगी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी और यहाँ की संस्कृति क्या होगी। तो इस प्रकार से इसमें औपनिवेश को समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी नीति थी फूट डालो और शासन करो। अर्थात कुछ उच्च वर्ग को अपने तरफ मिला लेते थे, इसके बाद पीठ पीछे वार करके छुरा घोंपने का कार्य करते थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। इस प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं आगे हम किस तरह जानते हैं। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उन स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। इसमें एक स्रोत दिया गया है यहाँ, उसको देख लेते हैं। गृह विभाग भेजी गई रिपोर्टें हैं गृह विभाग को। सन 1946 जब हमारा संविधान सभा हमारी गठित हुई, बीच बीच में आपको क्वेश्चन याद दिलाते रहता हूँ, उनको भी आप देखते रहेंगे। भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। कौन? भारत की जो औपनिवेशिक सरकार थी अर्थात ब्रिटिश सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों के विद्रोह को क्या कर रही थी, कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। जब 46 में पूर्ण स्वतंत्रता देने से वे मना कर रहे थे तो बगावत जब हो गई, शाही सैनिक जो थी भारत की, हिंदुस्तान की शाही सेना, उसने बगावत कर दी। तो उसको कुचलने के लिए उन्होंने कुछ उपाय किए जिनका वर्णन इसमें बताया गया है। तो अब देखते हैं कैसे विद्रोह हुआ। तो बम्बई, कराची, विशाखापत्तनम, यहाँ 3 क्षेत्रों का जिक्र है। तो पहले बम्बई को पढ़ते हैं। तो बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। यहाँ से बम्बई में जो स्रोत है, इतिहासकारों को यह जानकारी मिलती है इस स्रोत से कि सिपाहियों ने क्या कर लिया था, यह निश्चय कर लिया था कि दफ्तरों और जहाज़ों पर क्या करेंगे, सेना कब्जा कर लेगी। अब शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं, इसलिए इधर यह तैयारी चल रही है। अब हम देखते हैं कराची को। तो कराची में है 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया कराची में, और अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। तो जो भी ब्रिटिश सैनिक हैं क्या किए, 300 लोगों को, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें संदेह था उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और सारे सैनिक उस दफ्तर की निगरानी में लग गए। फिर हम आते हैं विशाखा। तो एक क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में जो इतिहास लिखा गया तो सोर्स के रूप में किसको उपयोग किया गया, स्रोत के रूप में किसका उपयोग, तो बम्बई, कराची और विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में है स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और
9 पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या नंबर 7, फाइल संख्या 5/21/46, गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो ये उस समय का हेडक्वार्टर था इंटेलिजेंस का, उससे यह प्रति ली गई है। तो ये कुछ स्रोत थे इतिहास के। अब हम आते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन किस प्रकार से अभिलेख तैयार करता है उसकी चर्चा। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जो अंग्रेजी सरकार थी और जो वह रिकॉर्ड तैयार करती थी, तो ये एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के लिए साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच साफ साफ लिखना जरूरी था, क्योंकि लिखित को आदमी स्थायी मानता है। बाकी जो आप मुंह से या वॉक करके बोलेंगे, टॉक करके बोलेंगे, तो वो क्या होगा, वो हवा हवाई मानी जाती है। आप बोल कुछ अभी और रहे हैं, बाद में कुछ दबाव में और बोलने लगे। इसलिए अभी भी लिखित सामग्री को स्थायी माना जाता है, जबकि बोलने वाली सामग्री को अस्थायी माना जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग नोट्स अपनी बनाते रहें, लिखें, तो वो स्थायी सामग्री रहेगी, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे आप। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, कभी भी देख सकते हैं उसको। फिर है ऐसा करने के बाद चीज़ें अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। क्यों जरूरी थी लिखना? जिससे अच्छी तरह से अध्ययन, जैसा कि मैं अभी बताया कि आप स्थायी तौर पर यदि नोट्स बना लेते हैं तो भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको संभाल कर रखना अति महत्वपूर्ण था, अंग्रेजों को ऐसा लगता था। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों, अभिलेख कक्षों की संस्थानों में क्या किया, अभिलेख कक्ष, जिसपे लिखित सामग्री उनकी रखी गई, तो अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रतीक सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। इन सब के अपने रिकॉर्ड रखने के रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो जो अभी भी शब्दावलियाँ हैं, तो उस संस्कृत का प्रभाव है। जो हम कलेक्ट्रेट अभी भी बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं, ये सारे सब इंग्लिश के हैं, ब्रिटिशर्स संस्कृत से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वर्तमान में भी अभिलेखागार हैं, उनमें 19वीं सदी के शुरुआत में जो प्रशासनिक शाखाएं थी एक दो, उनके अदला बदली अभी भी होता है। अभी भी लेटर लेखागारों में जाते हैं, अभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं कुछ लेटर। पुराने लेटर जब स्वतंत्र हुआ और ज़मीन का बंटवारा या चकबंदी हुई, उनका सारा ब्यौरा, पट्टे वट्टे दिए गए, सारा ब्यौरा अभी भी आपको अभिलेखागार में मिल सकता है। तो वही एग्जाम्पल बताता है। आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उनकी नकलें भी बनाई जाती थी, जिससे कभी चूहा वगैरह खा ले इसको, या किसी भी प्रकार या गुम हो जाए या आग लग जाए, तो जो ये कागज़ हैं, निर्देश हैं, दूसरे लेखागारों में मिल सकें। इसलिए उनकी प्रतियां लिख करके बनाई जाती थी, कोई फोटोकॉपी नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, उसका एक डायग्राम है। 1920 के दशक, इसको भी आप याद रखेंगे। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। तो जो संग्रहालय था और अभिलेखागार, वह वायसराय के निवास के निकट ही बनाया गया दिल्ली में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरा। उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे।
कौन लिखते थे? खुशनवीसी के माहिर। खुशनवीसी व सुलेखनवीस, अच्छा लिखने वाला। सुलेखनवीस का मतलब होता है अच्छा लेखन करने वाला। लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं खुशनवीसी और सुलेखनवीस। 19 तो एक शब्दावली आप नोट करेंगे VVIP लगा करके, वेरी इंपॉर्टेंट। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकार विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक आई तो इससे अब कई विभाग या एक विभाग की क्या हुई, कई प्रतियां बनाई जाने लगी। चूँकि मेहनत अब कम हो गई, अब लिखना नहीं पड़ता था, छपाई हो जाती थी, प्रिंटिंग आ गई थी 19वीं सदी समाप्त होते होते या अंत तक। अब हम देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। यहाँ आप सर्वेक्षण देखेंगे। एक कोट है जिसमें शरीफे का पेड़ दिखाया गया है, उसमें फल भी लगे हैं, ये 2 फल लगे हुए हैं। ये 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। तो इस प्रकार वह उस समय अंग्रेज़ों का जो नज़रिया था, उनका सोचने का जो ढंग था, वह था कि भारत के जो संसाधन हैं उनका कितना ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए और दोहन किया जाए। इसलिए वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, कृषि हो। चूँकि भूमि अब उठा कर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उसमें वही पैदावार करवाते थे जो उनको ज़रूरत थी। इसलिए भूखे और अकाल से लोग बहुत मौतें हुई हैं उस समय, चूँकि अनाज बोने ही नहीं देते थे। नील की खेती, अफीम की खेती, इनकी खेती करवाते थे वो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आय मिले। इसलिए वो पौधों को विशेष रूप से ध्यान देते थे कि किससे आय प्राप्त होगी। कोई औषधि पौधा है, कोई यदि मेडिसिन बनाने में उपयोग हो रहा है तो उसकी फिर खेती करवाते थे और उसका ट्रांसपोर्ट कर देते थे सीधे, और वहाँ से बन करके मेडिसिन आती थी, उसको महंगे दामों में यहाँ बेचते थे। इसी प्रकार कपड़े की मशीनें भी यहाँ बुनकरों का काम बंद कर दिया और मशीनीकरण हो गया, तो फिनिशिंग के साथ कपड़े बनाए गए, जिससे यहाँ के कपड़ों में अत्यधिक टैक्स और वहाँ के कपड़ों को टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे कीमतें यहाँ के कपड़ों की बढ़ गई और उनकी घटी रही, तो उनका धीरे धीरे बिजनेस व्यापार ज़्यादा चलने लगा। इस प्रकार से भारतीय व्यवस्था को चकनाचूर करने का कार्य किया। तो हम समझेंगे सर्वेक्षण को। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। तो सर्वेक्षण का मतलब ही होता है कि आप किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण जब करेंगे तो उस क्षेत्र की सारी जानकारियाँ, जल की व्यवस्था क्या है, भूमि कैसी है, वनस्पति कैसी है, लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, भौगोलिक जलवायु कैसी है, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसलिए सर्वेक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आज भी कोई इंडस्ट्री यदि बैठती है तो सबसे पहला काम सर्वेक्षण का होता है। उसके बाद कार्टोग्राफर, मानचित्रकार जाता है और उसका लेआउट तैयार करता है, विधिवत मानचित्र, जिसके अब हम बोलते हैं ड्राइंग। उसके बाद आपकी ड्राइंग बनेगी। पहले तो उस क्षेत्र भूभाग का मानचित्र बनाएगा, उसके बाद इंजीनियर लेआउट लेके ड्राइंग निर्मित करेगा। तो पहले सर्वप्रथम सर्वेयर का ही काम होता है। अभी भी 19वीं सदी की शुरुआत तक दूसरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के स्थानीय इतिहासों, फसलों का पता लगाया जाता था। जैसा कि मैं अभी बताया, इन सारी चीज़ों को वहाँ पता लगा लिया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। तो आप देखेंगे 1872 से जो जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, वह स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। फिर लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1881 से क्या हुआ, नियमित जनगणना प्रारंभ हुई और हर 10 वर्ष में अभी भी जारी है।
तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी के अंत में बताता है। तो मैं जो बताया हूँ उसको आप नोट करेंगे, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो अनियमित जनगणना 1872 से शुरुआत, वहीं लॉर्ड रिपन की बात करें तो नियमित जनगणना 1881 से शुरुआत हुई, रिपन के काल से नियमित जनगणना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके की व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि ये सर्वेक्षण इसीलिए कराए जाते थे कि किस तरह यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनका कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम शोषण करें और लूट लपाट के यहाँ से निकल लें। फिर हम आते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो अधिकृत रिकॉर्ड हैं, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उनसे क्या पता नहीं चलता। तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो इसमें एक बंगाल की कहानी है। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 की। ध्यान से देखें, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र में अपने अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। तो इसमें बताया गया है कैसे कैसे उपकरणों का प्रयोग हुआ है। तो ये उपकरण टेबुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं। त्रिपाद स्टैंड में, सब त्रिपाद स्टैंड में रखे हैं। अभी भी सर्वेक्षण होता है। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या सर्वेयर से डिप्लोमा किए हैं या सर्वेइंग से, माइनिंग सर्वेइंग से इंजीनियरिंग किए हैं कोई व्यक्ति, तो उनको ये मालूम हो गया। सिविल से इंजीनियरिंग किया है तो उसको लेवलिंग लेना, टेबुलेशन करना, दिक्मापी यंत्र, ये सारे याद होंगे। ये टेबुलेशन प्रक्रिया है। इधर एक आदमी, त्रिपाद स्टैंड के ऊपर टेबल होती है, उसमें दिक्सूचक और लेंस लगाए जाते हैं जिससे लेवलिंग ली जाती है ज़मीन की, फिर उस पर निर्माण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इंसानों के खाने के लायक नहीं। वहीं इस कोट को भी देख लेते हैं पहले, दोनों कोट को। तो ये 1857 की विद्रोही क्रांति का एक तस्वीर है। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में टॉपिक नंबर 5 में हम देखेंगे। अभी ये फर्स्ट है आज का क्लास 8 का। तो इसमें एक विद्रोह को दिखाया गया है। यदि आप विद्रोह कर रहे हैं तो अंग्रेज इसको क्या नाम देते थे? लालची और दुष्ट और बेरहमी लोग, इनको इस नाम से पुकारा जाता था, विद्रोहियों। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंसानों के खाने के लायक नहीं। तो इसमें है, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का क्या होता है, पता चलता था। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। कब की? 1946 की, जब संविधान सभा का निर्माण होना था। उस समय की दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ क्या किए? खाना खाने से इनकार कर दिया। कहाँ से आता था भोजन? पुलिस लाइन की बावर्ची खाने से। और 2000 से ज़्यादा सैनिक थे जो अपना वेतन बढ़ाने के लिए, फर्स्ट तो वेतन प्राथमिकता थी, दूसरा खराब खाना भोजन आता था बावर्ची से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। अब हम देखते हैं आगे। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी रही होगी, कितनी बद से बदतर रही होगी। ब्रिटिश काल में ऐसा भोजन दिया जाता था सिपाही। ये भारतीय सिपाही थे जिनको ऐसा भोजन दिया जाता था कि जानवर भी न खाए।
तो ये यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स 1946 मार्च की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इस पैरा को शुरू करते हैं। इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। तो इससे सरकार की या सरकार के नज़रिए का पता चलता है कि मतलब आप करो तो सब में वाहवाही और हम करें तो लूटखोर। इससे उनकी मंशा साफ थी कि हम जो मढ़ रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं, वही सत्य है। आप यदि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हो तो यह असत्य है, आप लूटखोर हो और दुष्ट लोग हो। ऐसा अंग्रेज अधिकारियों की क्या थी, नियति थी। इसमें वही बताया गया है। इन रिकॉर्ड्स में हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों में क्या वजह थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उस समय भी लोग आत्मकथा लिखते थे, अपने यात्रा वृत्तांत लिखते थे, अपने संस्मरण लिखते थे, कई बुकें लिखते थे अपनी आत्मकथाएं। तो उसमें वो वर्णन करते थे उस समय की कि उस समय का समाज क्या है, उस समय का प्रशासन, यदि ब्रिटिशर्स हैं तो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, और एक शोषक वर्ग और एक शोषणकर्ता, तो किस प्रकार से दोनों वर्ग चल रहे हैं। तो ऐसी सारी प्रक्रियाएं ये लोग लिख करके रख लेते थे। तो इनके अध्ययन से पता, ओरिजिनलिटी का पता चलता था। बाकी सरकारी से तो सरकार की चाटुकारिता ही लिखी जाएगी, लेकिन इन लोगों, ये लोग जो थे, तो ये निष्पक्ष भाव से, कोई पक्षपात नहीं, अपनी आत्मकथा या जीवनी में स्पष्ट रूप से लिखते थे कि घटनाएं उस समय कैसी चल रही होती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों में ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभवों से गुजर रहे होंगे। तो ये जो लिखने का कार्य करते थे, पढ़े लिखे लोग करते थे, तो ये उनके पास जा करके नहीं समझ पाते थे कि वहाँ का मजदूर वर्ग किस समस्या से जूझ रहा है, खेतीहर लोग या कृषिकर्ता लोग कैसे कर रहा है, मजदूर कैसे है, सड़क पर रात गुजारने वाले व्यक्तियों की परिस्थिति क्या है। तो उनसे ये अपरिचित रहते थे। अंदाज से ये पढ़े लिखे लोग लिख देते थे। फिर लास्ट में अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो यह इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ आने लगेगी। फिर एक कोट दिया गया है, स्रोत 1-2 में देखें कि आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। तो अभी ये फर्स्ट है, सेकंड के बाद अभी बहुत सारा डिटेल इसमें बचा हुआ है, वह भी हम स्पष्ट करेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो इस प्रकार से टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके बाद आप जुड़े रहेंगे कंटिन्यूस में, क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाले हैं तो उसमें जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए उस बारे में और कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी। तो वो अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसलिए आप और इससे अब जुड़े हुए पाठ मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मई महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट, जून में आपकी पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को जोड़ें इससे, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और परिणाम उनके बेहतर आएँ। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।